फिर आ गया पिशाच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम मोटिवेट हो सके आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाने के लिए। नर पिशाच का अंत। 29 साल पहले 30 दिसंबर 1995 दिसंबर का सर्द भरा मौसम था। रात के 12 बज चुके थे। कोहरा शाम से ही छाने लगा था। अंधेरे ने काली चादर फैलाकर अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। चर्च के कब्रिस्तान के साथ साथ पूरा इलाका अंधेरे में डूब चुका था। हवाओं का उग्र रूप इस कदर हावी था जैसे वो आज कोई बड़ी अनहोनी का नोता दे रही हो। वो उस वीराने में जो इकलौता चर्च था, वो उस कब्रिस्तान में पड़ा था जहां एक छोटे से कमरे में फादर मार्कोनिक डिकोस्टा अपने 11 साल के छोटे बच्चे एंथनी के साथ रहते थे। आज वो घोड़े बिछकर ऐसे सुकून से सो रहे थे मानो जैसे उसे बाहर के उग्र मौसम से कोई सरोकार न हो। उस चर्च की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि इस खराब मौसम के थपेड़ों को झेल सके। ये चर्च जैसे जैसे पुराना होता जा रहा था वैसे वैसे उसका वजूद धूमिल होने की ओर था। उसकी झज्जर स्थिति बयान कर रही थी कि वो अब बस चंद घंटों का मेहमान है। ये चर्च कभी भी गिर सकता है। शाम से आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा भी खासी तेज थी। जब कोई झोंका दरख्तों से टकराकर गुजरता तो साए साए की खौफनाक आवाजें पैदा होती। अचानक हवा इतनी तेज हो गई कि उस कब्रिस्तान के पास मौजूद इकलौते चर्च की छत जो टीन से ढकी थी थरथराने लगी। फादर ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो छत के एक कोने का ऊपरी हिस्सा हवाओं की तेज चलने की वजह से किसी कागज की तरह फड़फड़ा रहा था। उसने झट से पलटकर अपने 11 साल के बच्चे पर नजर टिकाई तो देखा कि वो अभी गहरी नींद में था। अपने बच्चे की मासूम शक्ल देखकर फादर मैक्रोनी डिकोस्टा उसे निहारने लगे। उसे अपनी बेबसी पर आज फिर रोना आ गया। इस आवाज के दखल देने से फादर डिकोस्टा हड़बड़ाकर बैठ उठे। उसने देखा कि कोई दरवाजे को तेज तेज थपथपा रहा था। लकड़ी से बने उस दरवाजे की हालत भी खस्ता थी। फादर डिकोस्टा को पता था कि इस पर अब और हल्का तेज वार हुआ तो वो झेल नहीं पाएगा और टूटकर जमीन पर गिर जाएगा। से इस आवाज में फादर डिकोस्टा के विचारों की श्रृंखला तोड़ी और उसने मफलर को अच्छे से गले पे लपेटा और मंकी कैप अपने चेहरे पर चढ़ाते हुए कमरे के एक कोने में गया। उसने माचिस की तीली से मिट्टी के लैंप को जलाया और फिर दबे पांव से इकलौते दरवाजे के करीब जा पहुंचा। क्या कौन है? जवाब में सिवाय हवाओं के शोर के कुछ हासिल न हुआ। उसने अपनी हिम्मत को दोबारा एकत्रित किया और एक बार जोर से चीखा, मैं पूछता हूँ कौन है? रात के इस वक्त भला क्या काम है? इस बार भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो फादर डिकोस्टा ने झुंझुलाकर और उसने एक झटके से दरवाजे को खोल दिया। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अब हवा भी इतनी तेज नहीं थी कि इस गुस्ताखी का इल्जाम उन पर लगाया जा सके। अचानक दूर कहीं से कुत्तों की रोने की आवाज आई और वातावरण में एक मायूसी सी छा गई। उस आवाज के कानों में पड़ते ही फादर डिकोस्टा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने लैंप को उठाकर देखा तो सामने अनगिनत कब्रें थीं जिनके मुर्दे बेखबर होकर विश्राम कर रहे थे। उन्हें भारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। फादर डिकोस्टा यहाँ वर्षों से रहते आ रहे थे लेकिन इस तरह कभी भयभीत नहीं हुए थे। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें आगाह कर दिया था कि आज उनके लिए कयामत की रात थी जो अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाने वाली थी।
फादर डिकोस्टा ने जैसे ही अपने कदम उस दरवाजे से बाहर निकाले, तभी चमगादड़ों का एक झुंड साए की आवाज करता हुआ उनकी झोपड़ी के ऊपर से निकल गया। डर की एक ठंडी लहर उनकी धमनियों से होकर गुजरी। उन्हें दूर किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दोबारा हिम्मत इकट्ठा की और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। हर कदम के साथ वो आवाज के करीब होते चले जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अब वो उस आवाज के काफी करीब हैं। काफी देर तक लगातार चलने के बावजूद भी जब वो उस बच्चे तक नहीं पहुंच सके तो जल्द ही उनका भ्रम टूट गया और उनकी समझ में आ गया कि वो किसी के पूर्व निर्धारित झांसे का शिकार हो गए। फौरन उनके दिमाग ने दिल को सूचना दी कि अब वो किसी बड़ी मुसीबत में हैं। अचानक उनके पैर एक जगह थम गए। उन्होंने दूर कहीं एक जोड़ी चमकीली आंखें देखी। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो उन जोड़ी आंखों के सिवा और कुछ ना देख पाए। यहाँ कौन हो सकता है? इस इलाके में तो भेड़ियों का खौफ ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी के बच्चे को अपना शिकार समझ के उसे मुंह में दबोचकर भाग रहा हो। मुझे इंसानियत के नाते उस बच्चे की मदद करनी होगी। तेजी से बढ़ने लगे। हर कदम बढ़ने के साथ उन दोनों के बीच का फासला घटता चला गया और जल्दी ही वो एक जोड़ी आंखें बस चंद कदमों के फासलों की दूरी पर रह गई। अचानक वह रहस्य में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया और शरीर को जमा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। फादर डिकोस्टा अपनी जगह पर स्थित हो गए। उन्होंने उस एक जोड़ी आंखों की तरफ देखा और पूछा, कौन हो तुम? देखो, तुम जो भी हो उस बच्चे को वहीं छोड़ो और वहां से चले जाओ। ऐसा कहने के बाद भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और इस बार सख्ती से कहा, मैं आखिरी बार आगाह कर रहा हूं कि तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जैसे मैंने कहा ठीक वैसा ही करो। इस बार भी फादर डिकोस्टा की बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अमावस की काली रात होने की वजह से अभी चारों तरफ घनघोर अंधेरा बस रहा था, जिसकी वजह से उस साए की पहचान करना अब भी परेशानी का सबब बना हुआ था। प्रकृति का मिजाज अप्रत्याशित रूप से बदल गया और वो फिर से तेज तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब बस बारिश होने वाली है। तभी बिजली की एक तेज चमक ने पूरे आकाश सहित धरती पर चमक बिखेर दी। सामने उस साए पर नजर पड़ते ही फादर डिकोस्टा का दिल दहल गया। क्षण भर में ही वो दृश्य उनकी आंखों में कैद हो चुका था। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि जैसे उसके प्राण हलक में आकर फंस गए हों। उसने जो देखा उस पर विश्वास करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इसी वजह से उनके पांव वहीं के वहीं जम गए थे। वो उस जगह से हिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। वहां काफी देर तक वो ऐसी व्यवस्था में खड़े रहे। उनके मन में कहीं न कहीं ये भी ख्याल आ रहा था कि जिस साए को उन्होंने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या पता वो साया उनका कोई वहम ही हो। थोड़ी देर तक वहां किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं हुई। फादर डिकोस्टा चाहते थे कि यदि वो साया उनके मन का वहम नहीं था तो जरूर दूसरी तरफ से कुछ न कुछ हलचल होगी। वो उस वहम को दूर करने के लिए कुछ वक्त तक यूं ही अपनी जगह खामोश खड़े रहे। आगे की कहानी हम भाग 2 में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।